नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो जनादेश में। जनादेश यानी जनता का आदेश। 7 चरणों के चुनाव समाप्त होने के साथ ही तमाम मतदाताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है आपने अपने एक वोट से न सिर्फ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई है, बल्कि देश के लिए एक अच्छी सरकार चुनने का जिम्मा भी उठाया है। आज के जनादेश में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल और सिक्किम की, जहां आपके कीमती वोट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही बात होगी तमाम एग्जिट पोल्स की, जिसमें आपको आंकड़ों के जरिए हम दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही करेंगे इस पर चर्चा भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन, 46 सीट जीतकर हासिल किया 2/3 बहुमत। वहीं एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। पेमा खांडू ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का किया धन्यवाद। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप, 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई एक सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से की मुलाकात। भाजपा ने चुनाव आयोग से मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन सुनिश्चित कराने की मांग की। वहीं इंडी प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग से जुड़े रखे मुद्दे। और लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से होगी शुरू। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को केंद्रीय सुरक्षा बल कराए उपलब्ध। और चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए रविवार को 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। राज्य में 60 में से 50 विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी मतदान हुआ था। भाजपा ने 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। जिन 50 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिसके साथ भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज एक सीट ही जीत सकी है। राज्य में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए, उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है। सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था। इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, ये जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी हमारा जनता है
उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। और वहीं अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मेरा आभार। हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करना चाहूंगा। ये सराहनीय है कि वे कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर ये बात कही है और साफ तौर पर अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है। तो आइए अब इससे जुड़े हम आंकड़े भी आपके सामने पेश करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से आंकड़े बेहद जरूरी हैं और साफ तौर पर आपको समझने की भी जरूरत है कि कौन कौन से मुद्दे अब की बार प्रभावी रहे और क्या कुछ अब की बार वहां पर समीकरण बनता हुआ नजर आया जो ये प्रचंड जीत की तरफ भाजपा को लेकर गया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अब की बार का ये जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर अब हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहे हैं और आप आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, हमने आपके लिए कि आप आसानी से इस बात को समझ सकें कि कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव रहा है और इस चुनाव के जो रंग रहे हैं वो अब की बार क्या कहते हैं। तो आप देखिए, ये अब की बार की 60 सीटें अरुणाचल प्रदेश की और उसमें अब की बार क्या नजर आ रहा है। अब की बार आप देखिए कि बीजेपी 46 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही हैं और 2019 के आंकड़ों से अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहां पर हमने देखा था कि 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर 41 सीटें थी। अब की बार 5 की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए कि 1 सीट और पिछली बार 4 सीटें थी और यहां पर 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। एनपीपी की बात करते हैं तो आप देखिए यहां पर 5 सीटें उसको मिलती हुई नजर आई हैं और इसके अलावा अगर हम अदर्स यानी निर्दलीय की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 8 सीटें वहां पर मिली है और जबकि पिछली बार हमने देखा था कि 10 निर्दलीय थे। तो ऐसे में ये आंकड़े बहुत कुछ अपने आप में बयां करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के और भी आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी 46, आईएनसी यानी कि कांग्रेस की बात हम जब कर रहे हैं तो 1 सीट, एनपीपी 5 सीटें और अदर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 सीटें। अब की बार का ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में तमाम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल का उन्होंने दौरा किया और ऐसे में हमने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उस पर खास फोकस किया गया है अब की बार सरकार द्वारा। तो ऐसे में बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार में भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ने नहीं दिया, छूटने नहीं दिया, बल्कि उसको मुख्यधारा से जोड़कर रखा। तमाम जो विकास की परियोजनाएं और योजनाएं थी वो चलाई गई और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यही सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे जो अब की बार ये आंकड़े निकालकर सामने लेकर आए हैं। हालांकि लोकसभा का जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो वो तो साफ हो जाएगा, लेकिन विधानसभा में भी ऐसी स्थिति जहां पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे अग्रसर होकर नंबर 1 की पार्टी बनती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगली भी प्लेट पर हम जाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि और क्या समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आए। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी 46, कांग्रेस की बात करें 1, एनपीपी 5 और अदर्स। ये अलग अलग आंकड़े हम आपके सामने इसलिए भी पेश कर रहे हैं कि आपको इस बात में भी समझने में आसानी हो कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करते हैं। वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं, जो मुद्दे रहे हैं और हमेशा से हमने देखा है कि जो और सरकारें थी उसने किस तरह से वहां पर उनको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर काबिज हुई तो केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे यहां पर निरंतर पहुंचती हुई नजर आई, वो आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। अंतर दिखा देते हैं आपको कि 2019 में क्या अंतर था और 2024 में क्या अंतर नजर आए जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 2019 में 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और जो वोट प्रतिशत था अगर उसकी बात कर दें तो 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत 2019 में नजर आया था। 2024 में यही जादुई आंकड़ा बढ़ गया और ये देखिए 50% से लेकर 55% तक ये पहुंचता हुआ नजर आया और 46 सीटें भाजपा ने
2024 में अब की बार के विधानसभा चुनाव में जीती। कांग्रेस की बात करें, 4 सीटें, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि 4 सीटों में से 3 का नुकसान हुआ और अब की बार 2024 के आंकड़ों में 1 सीट नजर आई। उसके बाद एनपीपी, जो अभी भी वहां पर 2019 में हमने आंकड़े देखे कि 5 सीटें थी और यहां पर भी 5 सीटें नजर आई। इसके अलावा अदर्स की बात करते तो उनको भी 2 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में 10 सीटें थी और यहां पर आप देखिए कि 2024 का जो समीकरण निकलकर सामने आया वो यहां पर दिखाया कि 8 निकलकर आया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह चुनाव था और अब की बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकी है, उसके नतीजे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इन आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में 60 में से जो 60 सीटें थी उस पर जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी 46 सीटें, और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि इसमें से 10 ऐसी सीटें थी जो निर्विरोध ही चुन लिए गए थे। तो ऐसे में अगर ये चुनाव को हम देखें तो 60 सीटों का तो हुआ था, लेकिन निर्विरोध 10 चुने के जाने के बाद 50 सीटों पर हम इसको मान सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण यह पूरा चुनाव रहा। और इसके अलावा जो मेन अब की बार के फेजेस रहे वो क्या रहे, कमलुंग मोसांग जो मियो अरुणाचल प्रदेश ये जीते बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ताबा तेदिर ये यचुली से अरुणाचल प्रदेश से, इन्होंने हार का मुंह इन्हें देखना पड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी से थे। तो ऐसे में तमाम ऐसी सीटें थीं जिन पर भारतीय जनता पार्टियों को हार भी मिली है। और कुमार वाई की बात कर रहे हैं, बेमंग से हैं, अरुणाचल प्रदेश जीत मिली है इनको, ये कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं उसमें से ये एक सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इसके अलावा अगली हम आपको अगर प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करें, पासंग दोरजी सोना जो मेचुका से थे, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे प्रबल चेहरे के रूप में इनको देखा जाता है। साफ तौर पर इन्होंने भी पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसके अलावा आलो लिबांग की बात करें तो टूटिंग जागमियोक अरुणाचल प्रदेश जो कि यहां से इन्होंने जीता और ये भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही यहां से चुनाव लड़े थे। तो ये सब अहम चेहरे हैं, अहम फेसेस हैं जो अब की बार के चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए। लिखा साया नामसे से अरुणाचल प्रदेश, हार का मुंह देखना पड़ा इन्हें और ये एनसीपी से थे। तो ऐसे में ये जो तमाम चेहरे हैं उनको हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाकाप नालो की बात करें तो नाचो अरुणाचल प्रदेश, जीत इन्हें मिली, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो यहाँ पर खड़े थे और इनको जीत हासिल हुई। इसके अलावा अगली हम बात करें तो तेसम पोंगटे जो कि चांगलांग उत्तर से अरुणाचल प्रदेश थे, जीत इन्हें मिली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके टिकट पर चुनाव लड़ा था, महत्वपूर्ण यहां पर चेहरा। और इसके अलावा मामा नटुंग की बात करें तो सिप्पा पश्चिम से इन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा जो कि जीते और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। इसके अलावा अगले हम कैंडिडेट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है यहाँ की दृष्टि से, गेंगोक अपांग की बात करें तो नारी कोयू से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और ये एडीपी की तरफ से थे। तो ऐसे तमाम बड़े जो चेहरे यहाँ पर निकलकर सामने आए, उन्होंने किसी ने जीत देखी, किसी ने हार देखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अब की बार हम कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन रहा वो 2019 से और ज्यादा रहा। मरीना केंगलांग की बात कर रहे हैं, चांगलांग उत्तर से इन्होंने हार का मुंह देखा और ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो काफी कुछ 2019 से लेकर 2024 में काफी कुछ परिवर्तन नजर आया, काफी कुछ बदलता हुआ नजर आया। पेमा खांडू निर्विरोध चुने गए और इन्होंने जीत हासिल की मुक्तो से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री भी हैं। और ऐसे में चौना मीन की अगर हम बात करें तो चोहमकम से ये जीत इन्होंने हासिल की है और ये बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में अगर हम कह सकते हैं तो 41 से जो 46 तक का सफर तय किया है और इसमें 10 ऐसी सीटें थी जो निर्विरोध चुन ली गई, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तमाम जो सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे और ये काफी महत्वपूर्ण इन सभी मामलों को लेकर हो जाता है। और इसके बाद इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में जो अब की बार हमने देखने को मिला, जो तमाम बड़े बदलावों की तस्वीर नजर आई, वो अब की बार आंकड़ों में भी नजर आई। जनता ने जो जनाधार दिया, उसी के आधार पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां हम देख रहे हैं कि लगातार एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ती हुई और प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आती हुई नजर आई। ऐसे में इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्य में अरुणाचल की स्थिति जो है वो अब की बार कैसे 2019 से अब की बार वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और दिनेश कुमार सिंह हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ ईटानगर से जुड़ रहे हैं। दिनेश, अब की बार का समीकरण बहुत कुछ कहता है और साथ ही साथ हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभी उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति नजर आ रही है? नई सरकार के गठन का की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का कहा है। और जहां तक ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो इस बार जो भाजपा को जो सफलता मिली है वो विकास के कार्यों के कारण मिली है जी। पहले जो सरकारें थी उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि फाउंडेशन स्टोन लग जाते थे लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होते थे। लेकिन भाजपा की सरकार में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये था कि कोई भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने के साथ ही उसकी टाइमलाइन फिक्स कर दी जाती थी कि इतने समय में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो जो पहले जो 10-10, 15-15 सालों तक जो प्रोजेक्ट जो अटके रहते थे वो प्रोजेक्ट जो है 2-2 सालों में पूरा होने लगे। जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का मुद्दा रहा हो, अरुणाचल प्रदेश के लोग एयरपोर्ट के लिए आजादी के करीब 60 सालों तक, बहुत मतलब 6-7 दशक तक एयरपोर्ट के लिए तरसते रहे। लेकिन भाजपा सरकार ने 2-3 साल के अंदर एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बना कर दिया और अब लोग यहाँ से दिल्ली तक सीधा जो उड़ान भरते हुए जाते हैं। तो रेलवे कनेक्टिविटी हुई, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए कनेक्टिविटी बेटर हुई। न तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाने में पूरे दिन लग जाते थे। तो जो कनेक्टिविटी हुई, मोबाइल कनेक्टिविटी, जो गांव का जीवन जो आसान हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो प्रोत्साहन जो दिया गया, उसको जो बढ़ावा दिया गया आत्मनिर्भर भारत की तरह। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के गाँव में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या थी वो कनेक्टिविटी थी, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। और ये सरकार ने हेल्थ से लेकर कनेक्टिविटी तक पूरी चीजों पर फोकस किया और उसी का चुनाव परिणाम जो देखने को मिल रहा है। तब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा लें। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और साथ ही साथ सुबिनल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ रवि जी जुड़ रहे हैं जो कि एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आऊं प्रदीप जी, उससे पहले सुबिमल जी, आप क्या कहेंगे जो विधानसभा के आंकड़े आए हैं उसको लेकर, किस तरह से इसको हम देखा जाए, क्योंकि हमने देखा कि भाजपा ने यहाँ पर प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल की है। देखिए, जीत तो होना ही था इस मात्रा में, लेकिन जो आपकी रिपोर्टर ने अभी शब्द यूज की कनेक्टिविटी जी, तो कनेक्टिविटी बहुत अहम रहता है अरुणाचल के लिए। और जिस तरीका से पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट दी और इसके बाद उत्साह दी, पैसा दी, तो और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश जो एक बॉर्डर स्टेट है उसकी जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फोकस हुआ। और जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, तो ये असम के साथ जिस तरीके से और कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुए, तो इससे बहुत फर्क पड़ा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोकल लेवल में एंटरप्रेन्योर्स, अरुणाचली अलग अलग ट्राइब के बीच में नए एंटरप्रेन्योर्स आए। तो इससे मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में एक आस्था बढ़ता गया और इसी का नतीजा यह है कि 41 सीट से इस बार 46 सीट आए। बिल्कुल, और वोट शेयर में भी ये चीज़ नजर आई, क्योंकि वोट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आया। प्रदीप जी, आप ही का रुख कर रहा हूँ। प्रदीप जी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से हमने देखा कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और पूर्वोत्तर पर खास फोकस रहा है। अगर हम देखें बीते 2019 से लेकर 2024 तक तमाम ऐसी रणनीतियां और नीतियां बनाई गई जो अब की बार कारगर साबित होती हुई नजर आई। हालांकि 4 जून को जो लोकसभा के रिजल्ट आएंगे उसमें भी कुछ जो स्थिति है वो साफ होती नजर आएगी, लेकिन विधानसभा ने तो अब की बार कमाल कर दिया है। देखिए, इस देश के अंदर अगर आप विधानसभा का चुनाव देखें या अगर आप लोकसभा का चुनाव देखें तो आप एक बात पाएंगे कि इस देश के अंदर जो वोटिंग होती है
वो पूरी की पूरी वोटिंग एक तरफा होती है, यानी कि अगर किसी को जिताने के लिए वोट होता है या किसी को हराने के लिए वोट होता है। सुबिमल जी ने बहुत बड़े शब्द का प्रयोग किया, विच इज सी, कनेक्टिविटी। जब मैं भी भले त्रिपुरा हो गया, जब मैं त्रिपुरा ट्रैवल किया या मैं नागालैंड या अलग अलग जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ट्रैवल किया, तो मैंने एक चीज पाई कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंटल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जो है उसको बहुत ज्यादा लोग वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा, त्रिपुरा एक समय में पहले गढ़ हुआ करता था सीपीएम का, वहां भारतीय जनता पार्टी आई और फिर अपना ग्राफ बढ़ाती ही गई, मतलब ऐसा ग्राफ कम नहीं हुआ। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि इस बार पेमा खांडू के साथ में जो अलायंस की सरकार बन रही है, उसका सीट शेयर भी बढ़ा है और वोट शेयर भी बना है। इसका यह मतलब है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कहा जाता था कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ हिंदी हार्टलैंड, उनका जो वर्चस्व है वो इतना ज्यादा नहीं, आज वापस से स्थापित हो गया कि नरेंद्र मोदी जो ऐसे लीडर है जो गवर्नेंस के आधार पर वोट पाते हैं। जनरली कोई भी नेता होता है जब वो शासन के अंदर रहता है उसका एंटी इनकम्बेंसी आती है। नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर अपने वोट मार्जिन को बढ़ाते हुए ये स्थापित कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटी में जो एक एंटी इनकम्बेंसी का फिनोमेना था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं लागू होता है, क्योंकि उनके जो विकास की जो रीच है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए उनका जो बेस है वो मजबूत होते जा रहा है। ऐसा हिंदुस्तान के किसी और दूसरे नेता के सामने नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। हमने देखा कि तमाम रैलियां की, तमाम जनसभाएं की, और सबकी बार जो हम देख रहे हैं कि रोड शो, जिसमें मतलब बेहिसाब वहां पर भीड़ देखने को मिली। लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के और एक उनकी सेल्फी लेने के लिए वहां पर पहले से नजर आ रहे थे। चलिए अब रविशंकर रवि जी का रुख कर लेता हूं। रविशंकर रवि जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। हम देख रहे हैं कि तमाम फैक्टर्स यहां पर नजर आए, ऐसे में आपको क्या लगता है आपकी बार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी बार के चुनाव में और विधानसभा के इस रिजल्ट में देखने को मिल रहा है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है वह तो है, लोगों का आना जाना सुगम हुआ है, यातायात की व्यवस्था सुधरी है, ये सारे फैक्टर हैं इसमें। लेकिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो स्वभाव है और वो जिस ढंग से उनकी जो शैली है, कार्यशैली, या जिस ढंग से वो लोगों से मिलते जुलते हैं किसी भी आदमी से, तो वह लोगों को प्रभावित। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे रविशंकर रवि जी, और इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि हम आगे भी बात करेंगे कि एक तरफ तो अरुणाचल प्रदेश की हम तो बात कर ही रहे हैं, सिक्किम में भी क्या कुछ चल रहा है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, और अब की बार हम देखते हैं कि सिक्किम के क्या विधानसभा के जो चुनाव में नतीजे हैं वो क्या निकलकर सामने आए। तो सिक्किम का रुख करते हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बता दें कि प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम में PS गोले के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में भी आज विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया है, और इसके साथ ही SDF की झोली में आई एक सीट आई है। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM को 17 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटों पर जीत मिली थी, और इसके बाद प्रेम सिंह तमांग ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिंडसो नामग्याल लेप्चा ने जोंगू विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे भारी अंतर से जिताया। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिया। जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने सहयोग दिया है, मुझे इतना हाईएस्ट मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ को भी मैं धन्यवाद देता। इस बार सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रखी इस बार मुझे सहयोग दिया है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। और आइए अब सिक्किम के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि अब की बार कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो सबसे ज्यादा अब की बार प्रभावी नजर आए। तो आइए चलते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब की बार जो सिक्किम है वहां पर जो वोट पड़ा है और वोट परसेंटेज अब की बार का क्या कहता है। तो आइए अपने साथ हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह की स्थितियां यहां पर नजर आई हैं। तो सिक्किम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए 32 यहां पर विधानसभा सीटें हैं और 32 में से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब की बार बीजेपी का खाता यहां पर नहीं खुला, वहीं कांग्रेस का खाता भी अब की बार नहीं खुल पाया है। साथ ही साथ एसडीएफ की बात करें तो एक सीट अब की बार यहां पर मिली है और 14 सीटें अब की बार वो माइनस में गई है। एसकेएम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 31 सीटें और ये वही 14 सीटें हैं जो अब की बार यहां पर प्लस होती हुई नजर आई हैं। तो 31 सीटें जो अब की बार क्लीन स्वीप की बात की जा रही है, सिर्फ एक सीट जो है वो एसडीएफ के पास जाती हुई नजर आई है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं क्योंकि 32 सीटें जो थी उन 32 की 32 सीटों पर आप देख सकते हैं कि एसकेएम 31 पर और एसडीएफ जो है वो यहां पर एक सीट ही काबिज कर पाई है और 14 का उसको अब की बार नुकसान हुआ है, 14 सीटों का। अगली हम स्लाइड आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से अब की बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी, आईएनसी, एसडीएफ, एसकेएम, अदर्स, यही है जो 5 समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो है वो खाता नहीं खोल पाई है। एसडीएफ की बात करें एक सीट जो हमने अभी आपको बताई और इसके अलावा 31 सीट एसकेएम। तो एसकेएम ने तमाम ऐसी रणनीतियां बनाई जो अब की बार एसकेएम को बाकी पार्टियों से अलग करती हुई नजर आई। वहां पर जो स्थानीय मुद्दे थे वो अब की बार बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आए और शायद यही वजह है कि अब की बार का ये चार्ट है, ये ग्राफ है, वो अपने आप में इस तरह के जो आंकड़े लेकर सामने आया है। इसके अलावा अगली स्लाइड का हम रुख करते हैं। अगली स्लाइड भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिक्किम में क्या कुछ वहां पर बदलता हुआ नजर आया। तो आप ये देखिए कि बीजेपी, आईएनसी और जो हम आपको बता रहे हैं कि 32 की 32 सीटों पर किस तरह से अब की बार जो रणनीतियां बनती और बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि पूरे नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करें तो विकास की जो केंद्र सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं थी वो तक तो पहुंचाई गई, लेकिन यहां पर स्थिति कुछ और नजर आई। जनता के मन में कुछ और था, स्थानीय मुद्दे कुछ अलग थे जो अब की बार के इस पूरे चुनाव में काफी अलग फैक्टर्स लेकर सामने आए क्योंकि 32 सीट यहां की सिक्किम की और उसी के आधार पर यहां पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा हम अगली स्लाइड का रुख करें तो ये तमाम जो सीटें आपकी बार निकलकर सामने आई, चाहे हम एसडीएफ की बात कर ले चाहे एसकेएम की बात कर ले। अब तुलना करना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2019 के आंकड़े क्या कह रहे थे और 2024 में क्या कुछ निकलकर सामने आया। 2019 में आप देख सकते हैं बीजेपी का खाता 2019 में भी नहीं खुला था, कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति थी 2019 और 2024 में। एसडीएफ की बात करें तो 15 सीटें 2019 में और वही एक घाटा है जो अब की बार 14 का, जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे कि 14 सीटें कम हुई हैं, वो यही है कि 2024 में एक सीट इनको मिली और 14 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं 14 सीटें वहां पर एसकेएम में प्लस हुई हैं, वो 17 सीटें 2019 में उनके पास थी और अब की बार 31 सीटें यहां पर उनको नजर आई है। तो यही ग्राफ एक थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया है। जो सीटों की, जो वोट शेयरिंग की बात हम जब करते हैं, वोट शिफ्टिंग की बात करते हैं, वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है इन आंकड़ों के जरिए। 2019 और 2024 में इन 5 सालों में क्या कुछ बदला, रणनीतियां बदली, नीतियां बदली और जिसके लिए ये यहां पर ग्राफ निकलकर सामने आया। 32 की 32 सीटें, नतीजे साफ तौर पर बीजेपी 0, कांग्रेस 0 और एसडीएफ 1। एसकेएम की बात करें तो 31 और अदर्स भी, अब की बार यहां अदर्स का भी जादू कुछ खास नहीं चल पाया है। इसके अलावा जो हम महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो पीएस तमांग
साफ तौर पर महत्वपूर्ण चेहरा सुरियोंग चाकुंग से, जो कि जीते हैं और ये एसकेएम से जीते हैं। एसकेएम ने अब की बार बाजी मारी, 31 सीटें वहां से निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं रेनॉक से, आप देखिए पीएस तमांग, जिन्होंने जीत हासिल की है एसकेएम से। और इसके अलावा अगले चेहरे की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको बताते हैं कि अगला चेहरा कौन है। कृष्णा कुमारी राय नामची सिंगतंग से, और इन्होंने जीत हासिल की है, ये भी एसकेएम से, क्योंकि 31 सीटें हैं तो ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो एसकेएम के ही साफ तौर पर नजर आएंगे। ये सब बड़े चेहरे हैं जिन्होंने वहां पर जाकर जनता की नब्ज टटोली और जो मुद्दे चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी थे उन पर खास फोकस करके वो आगे बढ़ने की कोशिश की। लोकनाथ शर्मा, जिनकी बात कर रहे हैं, ग्याल सिंह बर्नियाक से जीत हासिल की है एसकेएम पार्टी से, और इसके अलावा अरुण कुमार उप्रेती अरितांग से, जिन्होंने जीत हासिल की एसकेएम पार्टी से। और इसके अलावा भी जो तमाम चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर वहां पर जाते हुए नजर आए। तो तमाम ऐसे बड़े चेहरे, पवन कुमार चामलिंग की बात कर ले तो ये भी इन्हें हार का मुंह देखने पड़ा है, ये एसडीएफ की तरफ से थे। तो ये जो 14 सीटों का अब की बार हेरफेर हुआ है उसी ने एसकेएम को ऊपर लेकर आया है और एसडीएफ को नीचे लेकर गया है। तो ये 14 सीटें काफी अपने आप में महत्वपूर्ण थे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी समीकरण क्या रहा, और अब की बार ग्राउंड जीरो पर जब हम इन स्थितियों को देखते हैं तो अब की बार कौन से ऐसे मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा प्रभावी थे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में तो हमने देखा कि किस तरह से बाजी मारी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब वहीं हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में जो तस्वीर है, जो स्थिति है, वो कुछ अलग नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं कि क्या ताज़ा अपडेट है और अब की बार कौन से ऐसे चुनावी समीकरण थे जो बनते बिगड़ते नजर आए थे। और हमारे साथ राजेश राज, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश का ही रुख कर लेते हैं। राजेश, सिक्किम में की जब हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर एसकेएम ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन इसके अलावा एसडीएफ की जो 14 सीटें हैं वो शिफ्ट होकर एसकेएम के पास आई हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, हम पहले भी देख रहे हैं 2019 में भी वही स्थिति थी और 2024 में भी वही स्थिति है। क्यों नहीं अब की बार का ये जो वोट प्रतिशत है वो यहां पर नजर आया और सीटों पर काबिज होता हुआ नजर आ पाया? क्या रीजन रहा? देखिए गौरव, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है और एंटी इनकम्बेंसी के बाद कई बार सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। लेकिन पिछले कई चुनाव से अगर आप नज़र डालें, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर विधायकों या सांसदों के खिलाफ नाराजगी रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो जाता है। आपने 2022 में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधायकों को लेकर बेहद नाराजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, और पहली मर्तबा ऐसा देखा गया कि दूसरी बार जो है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है कोई सरकार चुनकर आई। वैसा ही हाल नॉर्थ ईस्ट का रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार हमने देखा कि फ्रैक्चर मैंडेट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन मिजोरम में मैं 2008 में गया था विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए। सबसे पहली बार हमने वहाँ देखा कि जो मिजो नेशनल फ्रंट वहाँ पर चुनाव मैदान में थी, 10 साल तक वो हुकूमत में थी और 10 साल में सत्ता में रहने के बाद उनकी सरकार चली गई और जोरामथंगा जो उनके मुख्यमंत्री थे वो 2 जगह से चुनाव मैदान में थे और दोनों जगह से वो चुनाव हार गए। लालथन हौला के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और ये वो दौर था जब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अस्थिरता का दौर हुआ करता था। राजनीतिक अस्थिरता कहें या फिर हिंसा की खबरें आती थी। तो हम कह सकते हैं कि सिक्किम में जिस तरीके से 5 साल तक जो स्थानीय मुद्दों के आधार पर सरकार ने जो कामकाज किया वो स्थानीय मुद्दों की गूंज ही सुनाई पड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चलिए बिल्कुल राजेश, अब हम सीधे
प्रदीप जी का ही रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आप ही का रुख कर रहा हूं मैं। और जैसा कि हमने देखा कमोवेश हम पूरे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की राज्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्थिति कुछ और नजर आई सिक्किम में। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर था जो अब की बार यहाँ पर वर्क नहीं कर पाया? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको याद होगा कि कुछ पहले हिस्टोरिकली ये जो है वो एसकेएम के पास में नहीं हुआ करती थी। इस वक्त जो एसकेएम है वो पिछली बार से ज़्यादा भी सीट लेके आ रही है और वोट शेयर भी लेके आ रही है, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर आपको याद होगा करप्शन के भी जो मुद्दे थे वो भी मीडिया के अंदर आए थे, तो वो सब कुछ नहीं चला है। लोगों ने सेंटिमेंट के आधार पे एसकेएम को वोट दिया है, और मेरे हिसाब से बड़ी बात ये है कि अब आप आगे चल के देखेंगे कि एनडीए के अंदर भी शामिल हो जाएगी, और ये एक और ऐसा स्टेट होगा जो एनडीए के अंदर शामिल होगा, नीडा के अंदर इवेंचुअली आएगा। सुबिमल जिसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लोकसभा के अंदर आप देखेंगे अगर एसकेएम ये सीट जो जीतेगी, जो हमारा अनुमान किया था जन की बात का कि एसकेएम इस सीट पे लीड कर सकती है, वो अल्टीमेटली एनडीए के खाते में जाएगी। बिल्कुल। सुबिमल जी, आप बताइए कि किस तरह से अब की बार के इस चुनावी समीकरणों को हम समझ सकते हैं? देखिए, सिक्किम में पर्सनैलिटी ड्रिवन लीडरशिप रीजनल पार्टीज की रहे हमेशा। अब पवन चामलिंग के साथ ही अपनी प्रेम तमांग काम कर चुके हैं, और इसके पहले पवन चामलिंग की 25 साल के पहले अगर आप देखें तो नर बहादुर भंडारी भी वैसे ही थे। तो इस चुनाव में जो इस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये यही साबित करता है कि जो सिक्किम के जो एक डेवलपमेंट एजेंडा, एक ऑर्गेनिक स्टेट, और साथ में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो टूरिज्म इकोसिस्टम और टूरिज्म रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़े, तो कॉमन सिटीजन्स जो है उनको फायदा हुआ है, क्योंकि होम स्टेज और सब कुछ इतने पॉपुलर हुए। तो काम इसी तरीके से आपकी इकोनॉमी, एक सोशल और एक कल्चरल एफिनिटी, और सिक्किम भी अरुणाचल की तरह इस तरीके से एक बॉर्डर स्टेट है जो चाइना की एक्टिविटीज से परेशान होते रहते हैं। तो वो भी इकट्ठा होने के लिए, एक साथ इंटीग्रेटेड रहने के लिए भी एक सरकार एक तरह बहुमत से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप तमांग साहब ने पिछले अपनी सरकार में दी है, और कोई भी मुद्दा इसीलिए नहीं आया करप्शन की, क्योंकि लोग उससे बेनिफिट हो रहे थे। बिल्कुल। अब प्रदीप जी का रुख कर लेता हूं मैं। प्रदीप लोहागुंज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिक्किम की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल पर। और आप ही से मेरा सवाल है कि अब की बार जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आंकड़ों में जो एसडीएफ के आंकड़े थे, जो 14 सीटें थी, वो अब की बार एसकेएम के पास जाती हुई नजर आई हैं। वहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर अब की बार इस तरह की जो रस्साकशी देखी गई है, वो किस तरह की नई तस्वीर पेश करती हुई नजर आ रही है, और क्या क्या अब की बार के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो रहे हैं? क्या अब की बार के चुनाव में बड़े बदलाव की तस्वीर नजर आती दिखी है? जी गौरव जी, सिक्किम में इस बार एसकेएम ने लैंडस्लाइड विक्ट्री किया है। एसकेएम को खुद को भी शायद इतना सीटों को उम्मीद नहीं था, लेकिन हमारे आकलन के विपरीत एसकेएम को 31 सीट मिली है। और जहाँ तक एसकेएम का ये जीत का सवाल है, इस बार एसकेएम ने पिछले चुनाव के तुलना में ज्यादा सीट हासिल की है, 31 सीट। तो इसमें देखा जाए तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के प्रेसिडेंट लीडर जो है प्रेम सिंह तामांग, उनका छवि, उनका जो पर्सनल इमेज है वो भी काम कर गया है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में। और 5 वर्ष के अंतराल में एसकेएम सरकार ने जो काम किया है, स्पेशली हेल्थ के मामले में और रोजगार के मामले में, चुनाव के कुछ महीने पहले उन्होंने यहाँ के कई जो अस्थायी कर्मचारी थे, टेम्पोररी एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको स्थायी किया, परमानेंट किया। फिर कई सारे नए कर्मचारियों को नियुक्त किया। ये सब बातें जो उन्होंने किया सरकार में रहकर, ये सारी चीजें इस बार काम कर गई है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ राजेश राज, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रवि शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत, राजेश आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा और आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो चर्चा हम जारी रखेंगे आगे कि क्या कुछ रहा है अब की बार के एग्जिट पोल में। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने नतीजों से पहले किए सर्वेक्षण में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और इसमें एक बात यह भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने देश का कोई नेता आसपास भी नहीं है। आखिर क्यों है वो जनता की पहली पसंद? ये बात चुनाव प्रचार के समय भी देखने को मिली थी और लोगों ने बेबाक होकर अपनी राय का यहां पर व्यक्त भी किया था। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने और कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान जताया गया है। आइए अब बात करते हैं अहम एग्जिट पोल के आंकड़ों की। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है। अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 152 से 182 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 385 से 415 सीटें, इंडी ब्लॉक को 96 से 118 सीटें और अन्य को 27 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जनक की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 362 से 392 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 371 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी ने 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद विश्वास जताया कि लोगों ने राज्य की सरकार को फिर से चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा, जिन्होंने उनके प्रतिगामी राजनीति को खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडी गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें 2-3 दिन कहने दें, इसके बाद वे कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। निकलकर सामने आ रही हैं और साफ तौर पर यह प्रतिक्रियाएं अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि अब सिस्टम में लीकेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और आज सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वो वर्ग है जो सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है।
तो आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आपका रुख इसलिए करूंगा क्योंकि आप देश के अलग अलग हिस्सों में गए और आपने जो नब्ज है वो टटोलने की कोशिश की। आपकी बार के चुनाव में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो एक चमत्कारी आंकड़े को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी बार ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आए इस पूरे चुनाव में? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये गौरव कि 2014 और 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त यह स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर थी और उस लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो है वो सरकार बनाई थी। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में जो पुलवामा में जो शहीद लोग हुए उसके बाद राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही थी। रात भी हम लोग डिबेट में थे और रात भी इस बात की चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वेव था, कुछ लोगों ने कहा कि वेव नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि उत्साह था, कुछ लोगों ने कहा कि उत्साह नहीं था। लेकिन जो मैं मोटे तौर पर जो मैं समझ पाया, मैं बिहार में तकरीबन 30 से 35 दिनों तक मैं वहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने देखा कि खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो मतदाता जो थे वो साइलेंट तरीके से मतदान कर रहे थे। जो लहर 2014 और 19 में दिखाई पड़ रहा था वो लहर तो नहीं था, लेकिन महिला मतदाताओं की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत स्पष्ट तौर पर दे रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ जो है लाभार्थी वर्ग के रूप में वो वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो वहाँ पर महिला मतदाताओं के लिए जो 50% आरक्षण की व्यवस्था की या फिर अन्य जो स्कूल में साइकिल बांटे गए, पोशाक बांटे गए, उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है उसने जो काम किया उस काम का रेफरेंडम भी हम कह सकते हैं कि यह जो जनादेश है उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। और साइलेंट तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग करते हुए एक बड़े जनादेश का संकेत दिया है। रही बात एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल के बारे में कहा जाता है गौरव, और हमने देखा भी है कि एग्जिट पोल कई बार सच होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, कई बार सच और गलत के बीच में होते हैं। लेकिन पिछले कई चुनावों पर अगर नजर डालें तो एग्जिट पोल का जो सच होने का जो प्रतिशत है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। चलिए इसी पर सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एग्जिट पोल की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर तो तमाम आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, आपका भी आकलन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने भी तमाम आकलन किए हैं। एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो पाएगा 4 जून को? ये सवाल लोगों के मन में है। देखिए, ये मेरा 40वां चुनाव है और सुबिमल जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2019 के अंदर भी जब हमने प्री पोल किया था तो हमने कहा था एनडीए 300 क्रॉस करी। उस वक्त कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मई लग गई हम लोगों को समझाते समझाते कि भाई देश के अंदर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम की वजह से वोट कर रहे हैं। देखिए, अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं ट्रेंड मोटा मोटा वही रहने वाला है। 5-10 सीट ऊपर हो जाए, रफली लोअर मार्जिन में आ जाए, पर ट्रेंड यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से ज़्यादा बड़ी बहुमत के साथ आने वाले हैं। और उसका बेसिक कारण है, कारण नंबर 1 ये है कि 50% इलेक्टोरेट महिला है। उस महिला के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 65% से ज़्यादा आबादी और शहरी क्षेत्रों के अंदर 60% से ज़्यादा आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। ग्रामीण इलाकों में वेलफेयर की वजह से और अर्बन इलाकों में अर्बन एस्पिरेशन की वजह से जो ग्लोबल हिंदुस्तान की छवि बढ़ रही है। तो जब एक पूरी पोलिंग होती है, जब 50% आबादी का आपको पूरा का पूरा समर्थन मिलता है तो आप सीटें इतनी आसानी से नहीं आते। अगर मैं बात करूं मेन आबादी के अंदर तो जितने भी एल्डरली हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा की है, उसमें मेजॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, क्योंकि उनको कांग्रेस का शासनकाल याद है और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भारत आगे बढ़ा है विज़-वी कांग्रेस के समय में। तो युवाओं के अंदर भी एक स्प्लिट देखने को मिला है, जिसमें भी ऐसा नहीं कि एंटी बीजेपी वोट पूरा का पूरा पड़ा है, उस पर भी बीजेपी ने एक वोट लाया है। अब बड़ी बात करूंगा रीजन वाइज, अगर आप देखेंगे तो रीजन वाइज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एवर एक्सपेंडिंग जोन में, मतलब बंगाल के अंदर पिछली बार से ज्यादा सीटें आ रही है, उड़ीसा में पिछली बार से ज्यादा सीटें आ रही है, तेलंगाना में पिछली बार से ज्यादा सीटें आ रही है और इसमें उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सीटें आ रही है। इनफैक्ट ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड की बात की गई थी, स्थिति यह है कि सदर्न स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सीट्स जो है ओवरऑल कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आ सकती है। इनफैक्ट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का 3 राज्य जहां बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही है और पांचों के पांचों राज्यों के अंदर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जब 2014 में 90% सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने 60% ज्योग्राफी से जीती थी। 2019 के अंदर ये जो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया, अब 2024 के अंदर वो और बढ़ जाएगा। और विश्व में ऐसे कोई नेता नहीं है जो सक्सेसिव 3 इलेक्शंस के अंदर अपनी वोट शेयर भी बढ़ाते गए, अपनी लीड मार्जिन भी बढ़ाते गए हैं और साथ में अपनी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी वोट शेयर बढ़ाते गए, लीड मार्जिन बढ़ाते गए हैं। ये विश्व भर में किसी का नहीं बना। रूजवेल्ट कर पाए, ना एंजेला मर्केल कर पाई, ना जवाहरलाल नेहरू कर पाए। प्रदीप जी, क्या अब की बार का जो सीटों का हम ये जो गणित देख रहे हैं जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दक्षिण भारत उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ दक्षिण भारत अहम भूमिका है, पर सबसे ज्यादा ईस्ट अहम भूमिका निभा रहा है, जब बंगाल और उड़ीसा सबसे ज्यादा आ रहे। दक्षिण भारत से क्या कहा गया था? यह कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में सीटें नहीं मिलेगी। स्थिति क्या है? आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे बीजेपी को सीटें 2 से 3 सीटें मिल रही है कांग्रेस पार्टी से ज्यादा। तेलंगाना के अंदर जहां 6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, वहां पे बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेके आ रही है, क्योंकि बीआरएस का वोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आ रही है। इसके साथ में केरला में उसका वोट शेयर बढ़ रहा है। और तमिलनाडु जो कहा जाता था कि बीजेपी की राजनीति के लिए अछूत है, वो दूर है, वो अनटचेबल है, वहां 2% का वोट शेयर जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को आया था, आज उस 15% का वोट शेयर क्रॉस कर रहा है और एनडीए 4 से 5 सीट पे लड़ाई पे है। बिल्कुल। सुबिमल जी, अब आप बताइए कि किस तरह से हम इसको देखें, क्योंकि साफ तौर पर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तो कुछ साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए है और प्रचंड बहुमत अब की बार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अब की बार के इस चुनाव में क्या जो तस्वीर थी, क्या जो सियासी समीकरण थे, वो अब की बार कितने इम्पैक्ट इस पूरे चुनाव में नजर आए? देखिए, इस चुनाव में अगर हम देखें तो जैसे प्रदीप ने भी रेफरेंस किया, एक साइलेंट चुनाव इस बार हमें दिखाई दिया। लेकिन अगर आप देखें तो लोगों का जो आस्था प्रधानमंत्री की प्रति है पूरे देश में, हर समीकरण हर राज्य में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो विश्वास और आस्था वो बहुत मैटर करता है। अगर बीजेपी इतने एमपीज को भी सीट नए प्रत्याशियों को सीट दिए है और इसके बाद भी रिजल्ट जैसे प्रदीप ने बताया कि वोट शेयर भी बढ़ रहा है, तो वो आस्था काम करता है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीका से, अब नॉर्थ ईस्ट के केस लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को किस तरीका से इंटीग्रेट किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शन के इशू होते थे, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के इशू होते थे। आज जिस तरीका से नॉर्थ ईस्ट जुड़ गया है, नॉर्थ ईस्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरीका की ऑर्गेनाइजेशंस देर, लुक ईस्ट और के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से 7 के राज्यों के साथ, एक देशों के साथ जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के एक वातावरण शुरू किया। तो ये सारे चीज़ लोगों के बीच में देखने में आता है कि प्रधानमंत्री किसी चीज़ में रोकते नहीं और आगे किस तरीका से इसको बढ़ाया जाए। अब बिजनेस देखिए, आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल देखिए, भारत को कहाँ ले गए। जी बिल्कुल। आइए तो अब देख लेते हैं, क्योंकि अब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं और अब की बार भी वहीं से उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। अश्वनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अब की बार का चुनाव 2019 से कितना खास होने वाला है? तमाम फैक्टर्स तो यहाँ पर रहे ही हैं, लेकिन क्या सीटों में अब की बार बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि एग्जैक्ट पोल में और एग्जिट पोल में तो साफ तौर पर एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है। निश्चित तौर से गौरव, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति जैसा कि विपक्षी गठबंधन की उम्मीद थी कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अभी तक के जो एग्जिट पोल आए उसके नतीजों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले के मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 62 सीटें भाजपा और सहयोगी दल अन्य 2 सीटें पाए हुए थे उत्तर प्रदेश में। इस समय किसी भी एग्जिट पोल को ले लीजिए तो 68 से 70 सीटों के आसपास यहाँ पर बताया जा रहा है और जो उनके सहयोगी दल हैं उनको भी सीटें मिल रही हैं। अंतर ये आया है कि पिछली बार जो है जयंत चौधरी आरएलडी भाजपा के साथ नहीं थी, ओपी राजभर जो थे वो सुभाषपा की जो एक अच्छी बेल्ट पूर्वांचल में राजभरों की है वो साथ में नहीं थे। अपना दल एस में भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन अपना दल कबीराबादी का कोई विशेष राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर नहीं दिखता है। और एग्जिट पोल के नतीजे इसलिए सही लगते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा पूरे विपक्षी गठबंधन का कोई भी यहाँ पर जनाधार का दावा नहीं कर सकता। केवल एक सीट पर टीएमसी ने पूर्व कांग्रेसी रहे कमलापति त्रिपाठी के परिवार से ललितेश त्रिपाठी को खड़ा किया है। उनकी भी स्थिति और बेहतर होती अगर वो टीएमसी की जगह सपा या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते। सपा और बसपा ने जब 2019 में गठबंधन किया था तब वो मैक्सिमम यहाँ पर सीटें जो हासिल कर पाए थे वो 15 के आसपास थी।
ऐसे में आप मान के चलिए कि जब कांग्रेस का कोई संगठनात्मक ढांचा ही नहीं है, 89 के बाद से लगातार कांग्रेस कमजोर होती रही है, बसपा से हमेशा उसका मत प्रतिशत कम ही होता जा गया है, वही उम्मीद करेंगे कि कोई चमत्कारिक प्रदर्शन जो है कांग्रेस नहीं करने वाली है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण पिछली बार जो किया था उसी तरीके का जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव वोट उम्मीदवार इस बार ज्यादा बनाए हैं। एक ही उनको लाभ मिल सकता है। दूसरा लाभ ये मिल सकता है समाजवादी पार्टी को कि बसपा के जो प्रतिरोधी प्रतिक्रियावादी वोटर्स हैं, जो कि सामान्यतया आंकड़े से वो रखते हैं, थोड़ा सा अंतर रखते हैं, वो कहां पे जाते हैं ये तय करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बेहतर प्रदर्शन करेगी भाजपा फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे और जो जमीनी हकीकत भी दिख रही है। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही हमारे जो विशेष मेहमान हमारे से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सुबिमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और दर्शकों तक तमाम जो बातें हैं वो पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज? आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का